रोहित शेखर नाम का लड़का अपनी मां को लेकर अदालत में जाता है। वो अदालत के सामने कहता है कि ये मेरी मां है और एक व्यक्ति हैं जो उत्तर प्रदेश के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं और उत्तराखंड के 1 बार के। वो मेरे पिता हैं और मेरे पिता मुझे बेटा होने का दर्जा नहीं दे रहे, इसलिए आप उनसे कहिए और वो मुझे बेटे होने का दर्जा दे दे। अदालत ने जैसे ही उस लड़के की बात सुनी तो अदालत को लगता है कि ये लड़का वक्त जाया करने के लिए आया है। अदालत उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन रोहित शेखर नाम का लड़का हार नहीं मानता। उसको ऐसा करने में लगभग 2-3 साल का समय लग जाता है और आखिरकार अदालत को भी ये बात मानने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वो लड़का बस एक ही बात कह रहा था कि आप मेरा ब्लड सैंपल ले लीजिए और मैं जिनकी बात कर रहा हूँ आप उनका भी ब्लड सैंपल ले लीजिए। अगर दोनों मैच कर जाते हैं तो ठीक है, मुझे बेटा होने का दर्जा दिलवा दीजिए। अगर ऐसा होता है तो मैं अपने रास्ते निकल जाऊंगा, कभी अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाऊंगा। अदालत में बैठे जज को लगता है कि शायद ये बात सही कह रहा है, इसीलिए उस व्यक्ति का ब्लड सैंपल लिया जाता है और इस लड़के का भी ब्लड सैंपल लिया जाता है। और जब भरी अदालत में इस ब्लड सैंपल की रिपोर्ट खोली जा रही थी तो मीडिया का जमघट लग जाता है, ये जानने के लिए कि लड़के की बातों में कितनी सच्चाई है। और आखिरकार जब जज साहब ने उस रिपोर्ट को खोला तो ब्लड सैंपल की रिपोर्ट मैच कर जाती है और आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद उस लड़के की जीत होती है। उस लड़के को मुख्यमंत्री का बेटा होने का अधिकार मिल जाता है। खुशी के मारे उसकी जिंदगी अब पटरी पे आ चुकी थी। लगभग 35 साल का समय लगता है उसे ये सब कुछ पाने में। कुछ वक्त बीतता है, लेकिन कुछ वक्त बीतने के बाद उसका कत्ल हो जाता है। और जब उस लड़के का कत्ल होता है तो ये वाकई में अपने आप में एक भयानक घटना थी, जिसने इतना संघर्ष किया और कुछ ही वक्त बीता, आखिरकार उसको मारा किसने। आज की कहानी उस लड़के की है, कैसे तो वो पैदा होता है और किस तरह उसका कत्ल होता है, क्या हुआ था उस पूरी कहानी में, यही बताने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप क्राइम स्टोरी अनसॉल्व चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज की जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। 15 अप्रैल 2019 को रोहित शेखर नाम का लड़का उत्तराखंड में वोट डालकर अपने साथियों, अपने परिवार के साथ गाड़ी से अपने घर आ रहा था। उसकी बीवी उसका अपने घर पे इंतजार कर रही थी। जब उसकी बीवी ने उसे फोन किया था तो उस वक्त वो शराब पी रहा था। गाड़ी के अंदर बैठा हुआ एक तरफ एक लड़का बैठा हुआ था और दूसरी तरफ एक रिश्तेदार महिला बैठी हुई थी और उसके हाथ में शराब का गिलास था। इसी बीच में उसको उसकी बीवी का व्हाट्सएप कॉल यानी कि वीडियो कॉल आ जाता है और नशे की हालत में जैसे ही उसने अपनी बीवी का कॉल उठाया तो उस मोबाइल के अंदर बराबर में बैठी हुई महिला का चेहरा आ जाता है। हालांकि वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो मोबाइल में ना दिखे, लेकिन उसकी बीवी देख लेती है तो थोड़ा गुस्सा हो जाती है। वो बातचीत करती है और बातचीत के दौरान पूछने की कोशिश करती है कि कौन कौन गाड़ी में बैठे हुए हैं। रोहित शेखर ने ये बात छुपाने की कोशिश की और फोन काट देता है। रात के लगभग 10:30 बजे का वक्त हो चुका था। 15 अप्रैल 2019 को वो घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद वो खाना खाता है और कमरे में चला जाता है। इसी बीच में उसकी बीवी, जिसका नाम अपूर्वा होता है, वो आती है और वो गुस्से में रोहित से पूछने लगती है कि आखिरकार तुम्हारा उस महिला के साथ क्या रिश्ता है, बस मुझे यही जानना है। इसी बात में बहस शुरू हो जाती है और बात शुरू होते होते इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। वो समझ नहीं पाती कि आखिरकार मैं क्या करूं, क्योंकि इस लड़के ने शराब ज्यादा ही पी रखी थी। वो ना तो ठीक से खड़ा हो पा रहा था, ना ठीक से लेट पा रहा था। लड़की को गुस्सा आता है और गुस्सा आने के बाद वो कहती है कि तूने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। और उसने गिरेबान कुछ इस तरह से पकड़ा कि वो लगातार उसे खींच रही थी, दबा रही थी और दबाते दबाते कब रोहित का गला दब जाता है उसे इस बात का एहसास भी नहीं होता। कुछ देर बाद पता चलता है जब उसने अपने शरीर से हरकतें करनी छोड़ दी थी,
तब उसकी बीवी को एहसास होता है कि ये तो मर चुका है। उसकी लाश बेड पे गिर जाती है और कुछ देर तक तो उस लड़की को होश ही नहीं था कि उसने ये क्या कर दिया है। अब क्या होगा? कुछ देर तो वो सबूत मिटाने की कोशिश करती है और वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसने ये कैसे कर दिया। कहानी शुरू होती है साल 1967 से। एक युवा नेता होता है जो युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था, जिनका नाम होता है एनडी तिवारी। उनका पूरा नाम होता है नारायण दत्त तिवारी। 1967 में कैनन मार्ग पर एक प्रोफेसर होते हैं शेर सिंह, जो कि पंजाब के उप मुख्यमंत्री के उप मंत्री होते हैं। प्रोफेसर शेर सिंह से मुलाकात करने के लिए उनके घर जाते हैं। जैसे ही नारायण दत्त तिवारी घर पे जाते हैं तो उनके घर पर एक लड़की होती है। उस लड़की के बारे में पूछा जाता है कि ये कौन है, तो वो बताते हैं कि ये उज्ज्वला है। उज्ज्वला यानी प्रोफेसर शेर सिंह की बेटी। उज्ज्वला को देखकर एनडी तिवारी थोड़ा मनचले प्रवृत्ति के होते हैं, थोड़ा रंगीन मिजाज के होते हैं। किसी भी महिला को देखकर उनका मन मचल जाया करता था और उज्ज्वला को देखकर भी उनका मन मचल जाता है। हालांकि वो उससे कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मुमकिन नहीं था। थोड़ा वक्त बीतता है और अब इस लड़की की शादी हो चुकी थी। BL शर्मा नाम के लड़के से उज्ज्वला की शादी होती है और किसी बात को लेके उज्ज्वला और BL शर्मा में विवाद हो जाता है और इस विवाद की वजह से तलाक तक की नौबत भी आ जाती है। जब तलाक हो जाता है तो इसी बीच में पता चलता है कि जो उज्ज्वला है उनके पेट में एक बच्चा पल रहा है। तलाक होने के कुछ समय बाद उनको एक बेटा भी हो जाता है। और एनडी तिवारी जब भी उस महिला से मुलाकात करते तो हमेशा पूछते थे कि तुम अकेले कैसे रह लेती हो, तुम्हारी जिंदगी अकेले अकेले कैसे बीत रही है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो हम मिल सकते हैं। कुल मिलाकर इस बात को करते करते लगभग 6 से 7 साल का वक्त लग जाता है और आखिरकार वो महिला टूट जाती है और ये दोनों करीब आ जाते हैं। करीब आने पर दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं और वक्त थोड़ा आगे बढ़ता है और इस व्यक्ति को यह नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। साल 1977 में इनके शारीरिक संबंध बनते हैं और कुछ समय के बाद इनको एक बेटा हो जाता है। और जब लड़का बड़ा होता है तो वो अपनी माँ से पूछता है, माँ जो मेरे बड़े भैया हैं उनके पिता BL शर्मा हैं, तो मैं कहाँ से आया, क्योंकि आपका तो उनके साथ तलाक हो चुका था। क्योंकि कई लोग उसे कहा करते थे कि तुम नाजायज हो। और जब उसको इस तरह की बातें कही जाती थी तो रोहित को ये बातें अच्छी नहीं लगती थी और वो अपनी माँ से जाकर बार बार सवाल किया करता था, लेकिन उसकी माँ उसे कभी जवाब नहीं देती थी। समय बीतने के बाद आखिरकार उसकी माँ के मुंह से राज खुल के सामने आ ही जाता है कि तुम्हारे पिता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो भी पूरे 3 बार के, और वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं एक बार, यानी कि नारायण दत्त तिवारी, जिन्हें एनडी तिवारी नाम से भी जाना जाता है। तब उसने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अपने पिता से बेटे होने का हक चाहिए, मुझे उनका नाम चाहिए, वो मुझे स्वीकार करें, मुझे सीने से लगाएं, मुझे प्यार करे, बस मैं यही चाहता हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ताकि मैं दुनिया के सामने सीना ठोक के कह सकूं कि मेरा भी बाप है, मैं नाजायज नहीं हूँ। और जब माँ बेटे की बात सुनती है तो माँ को बेटे के सामने टूटना पड़ता है और रोहित अपनी माँ उज्ज्वला को लेकर दिल्ली के हाई कोर्ट में जाता है। साल 2008 में वहां जाने के बाद वो जज के सामने अपनी बात रखते हैं कि वो मेरे पिता हैं, मुझे बेटे होने का दर्जा नहीं दे रहे। 2008 में ये बात सुनने के बाद जज साहब ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। वक्त आगे बीतता जाता है और एक दिन जज साहब को भी ये बात मानने के लिए विवश होना पड़ता है। 23 दिसंबर 2010 को आखिरकार कोर्ट ने कहा, ठीक है, इन दोनों के ब्लड सैंपल ले लिए जाए। ब्लड सैंपल मैच करते हैं तो ठीक है, इसको बेटे होने का दर्जा दे दिया जाना चाहिए, और अगर नहीं करते तो फिर कभी अदालत के इर्द गिर्द भी ना दिखाई दे। और जब एनडी तिवारी से ब्लड सैंपल लेने की बात की गई तो वो तैयार नहीं होते, सामने नहीं आते, लेकिन अदालत का आदेश था और जब अदालत का आदेश होता है, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, वो उसे टाल नहीं सकता। 29 मई 2011 को एनडी तिवारी का ब्लड सैंपल ले लिया जाता है और उसे जांच के लिए भेज दिया जाता है।
27 जुलाई 2012 को रिपोर्ट आ जाती है। जब रिपोर्ट आती है तब एनडी तिवारी अदालत से ये अपील करते हैं कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक ना किया जाए, अकेले में खोला जाए और किसी को भी ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन देश भर की मीडिया अदालत के सामने खड़ी होती है ये जानने के लिए कि उस लड़के की बातों में कितनी सच्चाई है। और 27 जुलाई 2012 को जब जज साहब रिपोर्ट खोलते हैं तो ये बात साबित हो जाती है जो ये लड़का बोल रहा है वो सही है, यानी कि ये लड़का एनडी तिवारी का ही बेटा है। और जो इसकी माँ की भी कहानी है वो भी बिल्कुल सच है, इसमें कोई भी झूठ नहीं है। ब्लड सैंपल मैच करने के बाद भी एनडी तिवारी ये मानने को तैयार नहीं थे कि रोहित मेरा ही बेटा है। लेकिन जब मीडिया का दबाव पड़ रहा था, चारों तरफ से शोर मचना शुरू हो गया था, ये खबर चारों तरफ फैल चुकी थी। आखिरकार 3 मार्च 2014 को एनडी तिवारी ये स्वीकार कर लेते हैं कि रोहित शेखर उनका ही बेटा है, यानी कि रोहित शेखर तिवारी है। इसे मैं अपने बेटे के रूप में स्वीकार करता हूँ। और जब ये सब कुछ होता है तो रोहित कहता है इससे कुछ बात नहीं बनेगी, तुम्हें मेरी माँ को सम्मान देना पड़ेगा। और जब ये बात आती है तो उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आखिरकार एनडी तिवारी जब 89 साल के थे तब उन्होंने लखनऊ में कोर्ट मैरिज की उज्ज्वला शर्मा से, और ये कहते हुए उनके सर पे हाथ रखा कि अब तुम्हें कोई गलत नहीं कहेगा, तुम्हारे बेटे को कोई गलत नहीं कहेगा। शायद इसी सम्मान के लिए शेखर लड़ रहा था और यही सम्मान उज्ज्वला शर्मा भी चाहती थी। पूरे 35 साल लगे थे इस सम्मान को पाने में। जिंदगी अब पटरी पे आ चुकी थी। कुछ साल के बाद खबर आती है कि एनडी तिवारी भी इस दुनिया से रुखसत हो गए और वो अपनी संपत्ति को अपने दोनों लड़कों में ठीक ठाक तरीके से बांट के जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी बीच में उज्ज्वला शर्मा अपने बेटे से जिद करती है कि तुम शादी क्यों नहीं कर लेते। रोहित कहता है माँ मेरी 35 साल की उम्र हो गई है, अब मुझसे शादी कौन करेगा। तभी उसने एक वेबसाइट पे अपना एक प्रोफाइल बनाया, उसमें अपना पूरा बायोडाटा डाला, उसमें अपना एड्रेस भी लिखा और साथ में लिखा कि वो एक्स चीफ मिनिस्टर का बेटा है। एक दिन एक लड़की होती है इंदौर की जिसका नाम अपूर्वा होता है। अपूर्वा शर्मा ने उस प्रोफाइल को देखा क्योंकि वो लड़की भी चाहती थी, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट की वकील थी। उसके पिता इंदौर के रहने वाले होते हैं और हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भी रहे थे। ये भी एक अच्छी रॉयल फैमिली होती है और उस लड़की को भी एक अच्छे परिवार और एक अच्छे लड़के की जरूरत थी। साल 2017 में दोनों मैट्रिमोनियल साइट के द्वारा एक दूसरे को जानने लगते हैं। वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं और बातचीत का सिलसिला भी आगे बढ़ते रहता है। फिर वो कहते हैं क्यों ना मुलाकात कर ली जाए, और फिर इनकी मुलाकात लखनऊ में होती है। वो दोनों लखनऊ में एक दूसरे को देखते हैं और पसंद कर लेते हैं। दोनों अपने अपने परिवारों को बताते हैं और बताने के बाद आगे की तैयारियां भी शुरू हो जाती है। 2018 को दिल्ली के एक होटल में इनकी सगाई होती है और 2018 मई में ही परिवार की सहमति से इनकी शादी भी हो जाती है। जिस दिन शादी हो रही थी, दरअसल एक महिला है जिसका नाम कुमकुम होता है। कुमकुम दूर की रिश्तेदार बताई जाती है, जो कि भाभी लगती थी। वो इस शादी को बड़े गौर से देख रही थी। अपूर्वा की नजर इस महिला पे पड़ जाती है और वो समझ नहीं पा रही थी कि ये महिला कौन है और ये लगातार बस मुझे ही क्यों देख रही है। क्या रिश्ता है इस महिला के साथ जब ये पूछा जाता है तो बताया जाता है कि ये दूर की रिश्तेदार है। अब जब इस दूर के रिश्तेदार के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि 2010 में इसकी शादी होती है। 2010 से लेकर 2018 तक इसको कोई बच्चे पैदा नहीं होते। अब इस महिला का इस घर से क्या रिश्ता है, तो ये एक दूर की रिश्तेदारी थी, यानी कि दूर का रिश्ता था। रोहित शेखर को शराब पीने की बुरी आदत थी। अब उसके लिए ना कोई दिन था ना कोई रात। जब उसका मन करता तो वो शराब पी लेता था, उसको कोई भी रोक टोक नहीं होती थी। वो महिला रिश्तेदार जरूर उसके साथ बैठकर पैक बनाया करती थी। और जब ये बात अपूर्वा को पता चलती है, शादी के 10-12 दिन ही बीते थे कि इस महिला के साथ इस तरह की हालत देखने के बाद उसे लगता है कि इस महिला के साथ जरूर इसका कोई नैतिक रिश्ता है, कुछ ना कुछ गलत बात जरूर है।
अपूर्वा को कुछ समझ में नहीं आता और 2018 को उस महिला को एक बेटा होता है और वो शक करती है शायद ये बेटा किसी और का नहीं रोहित का ही है। इसी बीच अपूर्वा के हाथ वसीयत लग जाती है जो कि तिवारी परिवार की वसीयत होती है। वो पूरी वसीयत को देखती है और वसीयत देखने के बाद उसे पता चलता है कि पूरी वसीयत में 60% हिस्सा होता है रोहित शेखर का और 40% हिस्सा होता है उसके बड़े भाई सिद्धार्थ का। अगर कोई सा भाई मर जाता है तो सारी संपत्ति किसी एक भाई को मिल जाएगी। साथ ही संपत्ति का कुछ हिस्सा इसी महिला के बेटे के नाम भी कर दिया जाता है और अपूर्वा का उस वसीयत में कहीं भी नाम नहीं होता। अपूर्वा को यह शक खाया जा रहा था कि जो इस महिला ने बेटे को जन्म दिया है वो रोहित का ही है, इसीलिए उनका रिश्ता टिक नहीं पाता और सिर्फ 18 दिन के बाद वो मायके चली जाती है और इसी कारण इन दोनों के बीच में झगड़े फसाद होना शुरू हो जाता है। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्या होगा और क्या नहीं। एक दिन जब ये 15 अप्रैल 2019 को उत्तराखंड से वापस आ रहे थे, वापस आने के बाद पता चलता है कि कुमकुम भी साथ गई हुई है। अपूर्वा इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती, उससे गुस्सा आता है और वो रोहित का गला दबा देती है जिससे रोहित की मौत हो जाती है। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर हो जाता है कि इसकी गला दबाकर हत्या की गई है। पुलिस अपूर्वा को गिरफ्तार कर लेती है और उसे गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देती है और चार्जशीट भी लगा दी जाती है। कोर्ट की तरफ से इस मामले में अभी कोई निर्णय नहीं आया है और जब सोशल मीडिया टीवी पे हर जगह ये बात चलती है कि इस लड़के ने इतना संघर्ष किया, उसे पिता भी मिल गया, उसकी शादी भी हो गई और आखिर में उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। मिलता हूं आपको अगली कहानी के साथ। नमस्कार।